हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। 18वीं पुतली तारामती की कहानी। 18वीं पुतली तारामती की कथा इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान करते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान था तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और पारितोषिक प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम ने दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान आशय था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, आर्यव में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप में इतना मोहित हो गया कि उसे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं करता, मगर उसके पीठ पीछे सब उसका उपहास करते। राजा के महामंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि सब उसकी इसकी आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखता रहना चाहता है तो उसकी अच्छी सी तस्वीर बनवा कर राज सिंहासन के सामने रख दे। चूंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है, इसलिए उसका रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र जैसा था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र को बनाने का काम सौंपने को कही। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार आया तो हर कोई चित्रकार की प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवित था मानो छोटी रानी किसी भी अक्षण बोल पड़ेगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नज़र चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की जांघा पर गई, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल दिखा दिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर अपने चित्रकार से सच्चाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी शालीनता से उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्रकृति ने उसे सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उससे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी का एक प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने जल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश करे। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच हैं। उसने रास्ते में उन जल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा लिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल लेने को कहा, ताकि राजा के विश्वास हो जाए कि कलाकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री अपने भवन ले आया और चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से जब वह भयभीत हुआ तो भालू ने उसे निश्चिंत रहने को कहा। भालू ने कहा, वह भी उसी की तरह शेर से डर कर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर आंख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जगे रहने उसे मुश्किल दिख पड़ा। भालू ने अपनी ओर उसे बुला दिया। एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठ जाएगा तो वह जाकर रखवाली करेगा और भालू सोएगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को
फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और बालू वन्य प्राणी हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणी का दोस्त नहीं हो सकता। उसने बालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके। मगर बालू ने उसकी बात नहीं मानी तथा कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन महसूस कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो बालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने अब राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों वह बालू के लिए दुख भोग रहा है। अगर वह बालू को गिरा देता हो तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर बालू को गिराने की कोशिश की, मगर बालू न जाने कैसे जाग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतरात्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकार की खोज में निकल गया तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगे होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए, मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धर कर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकार ने उनकी रानी की जांघ का तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गया कि यह वही कलाकार था जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल की माफी मांगने लगा तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके पांडित्य का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।